एक्टिविटी, उसके थ्रू बहुत सारे लेओपोलिथ, डाइक, ये सारी चीजें देखी। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, उसमें से बाहर की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, या लैंड फॉर्म भी आप लोग कह सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हमें दिखाई देती हैं जो एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी का मतलब जब मैग्मा लावा के रूप में ऊपर की तरफ आता है तो उसे ही हम एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मैग्मा, जिसका मतलब हॉट मटेरियल, जब बाहर की तरफ आता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लावा। और मैग्मा से लावा तक का पूरा जो प्रोसेस है यही कहलाता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से अगर ये इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में रह जाए तो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जिसमें हमने पढ़ा बैथोलथ, लोपोलथ, ये सारी चीजें हमने देखी। और उसी में जब ये मैग्मा बाहर की तरफ आ जाता है और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। और ये मैग्मा के बाहर आने के तरीके के बेस पे भी डिपेंड करता है कि भाई कैसा लैंडफॉर्म बनेगा। अगर ये मैग्मा एक्सप्लोसिव तरीके से आया, थोड़ा सा विस्फोट करके एक तरीके से आया, तब क्या होगा, उस टाइम कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। और दूसरा, क्यूजेंट मैनर में आया, क्यूजेंट मैनर में कह सकते हो, या पीसफुल मैनर में अगर आया तो उस टाइम वॉल्केनिक एक्टिविटी से कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे। एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आ रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं सिलिका की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और सिलिका जब ज्यादा होगा तो ये थोड़ा सा एक तरीके से हार्ड रॉक की तरह होगा, और हार्ड रॉक को बाहर आने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस एनर्जी के लिए ही कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव चीजें होंगी। और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कह सकते हैं रॉक, इग्नियस रॉक हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इग्नियस रॉक का जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव जो एक्टिविटी होती है उसी के थ्रू होता है। दूसरा जो क्विजेंट मैनर में आएगा, इससे आप लोगों को सी के ऊपर या कोस्ट के पास में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होता दिखाई देगा, और इसकी वजह से दो चीजें एक तरीके से बनेंगी। पहला, ओशियनिक रिज, जैसे हमने इंडियन ओशियन रिज देखा। सी के माउंटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिज कहते हैं। तो ओशियनिक रिज आपको दिखेंगी, और साथ में कॉन्टिनेंटल प्लेटू। ये भी स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है जब क्विजेंट मैनर में कहीं ना कहीं चीजें डेवलप होती हैं। ये स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। अब हम बात करें कि भाई जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से एक कौन टाइप का शेप बनता है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, उसी के बेस पर डिपेंड रहेगा कि वो सारी चीजें कैसे होंगी। पहला, अगर जैसे हमने कहा कि भाई सिलिका की अगर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो उसका क्वालिटी होगा वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का होगा, थोड़ा चिपचिपा टाइप का होगा। और स्टिकी या हार्ड रॉक होने की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा हाइट वाला बनेगा, थोड़ा सा ऊंचा भी बनेगा। और अगर वो थोड़ा सा स्टिकी ना होके थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्यादा हार्ड ना होके सॉफ्ट होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम हाइट वाला बनेगा। तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। और इसमें कुछ और मटेरियल भी इंक्लूड होता है, जैसे कुछ गैसेस भी हो सकती हैं, वो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बाहर निकलती हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक गैस है जो बाहर निकलती है। साथ में ही उसके कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं जिन्हें हम
ऐश के रूप में भी जानते हैं, राख उसके रूप में भी कहीं ना कहीं चीजें बनेंगी, और इसी से कुछ टाइप के वॉल्केनिक कॉन जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले जो कॉन बनता है उसे हम कहते हैं सिंडर कॉन। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई सिंडर कॉन कैसा स्ट्रक्चर और किसकी वजह से बनता है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। इसमें क्या होता है, सिलिका की जो क्वांटिटी है एक तो वो कम होती है, साथ में ही जो भी इससे रॉ मटेरियल निकल के आया वो थोड़ा सा हार्ड ना होकर, क्योंकि उसमें सिलिका की क्वांटिटी कम है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इस वजह से इस स्ट्रक्चर में यहां से जो वॉल्केनिक निकल के आया, इसकी वजह से इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम ऊंची होगी एज कंपेयर टू अदर वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सीडर कॉन। इसका एग्जाम्पल भी हमें दिखाई देता है। मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, वहां पर बहुत सारे सीडर कॉन बनते हैं। उनमें से ही एक जो माउंटेन काफी ज्यादा फेमस है, इसका नाम है पैरा। ये काफी पूछा जाता है कि भाई सीडर कॉन का टाइप कौन है, तो पैरा क्यूटिन। ये एक माउंटेन है जो मैक्सिको में मिलता है, और मैक्सिको कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में। ये सीडर कॉन का एक एग्जांपल है। अगला जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट कॉन। कंपोजिट कॉइन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहला, इसमें सिलिका ज्यादा होता है और साथ में ही एक एस की जो लाइन है वो भी साथ साथ बनती जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सीडर कॉन थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, और इसको मैं इधर बनाता हूं। तो एज कंपेयर टू सीडर कॉन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और पहली वाली रॉक में मान लेते हैं सिलिका निकल के आया, दूसरे वाले पार्ट में एस निकल के आया, फिर तीसरे वाले पार्ट में फिर से सिलिका निकल के आया, फिर अगले पार्ट में फिर से एस निकल के आया। तो ऐसे इसका डेवलपमेंट होता रहता है और फिर से सिलिका निकल के आया। इस वजह से कंपोजिट जो कॉन होता है उसकी हाइट सबसे ज्यादा हो जाती है। और जब इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो यहां से एक तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और वॉल्केनिक से जो चीजें निकलती हैं वो एक तरीके से फ्यूल की तरह इसके लिए काम करती है। तो कई बार क्या होता है, ये फ्यूल जो होता है ऊपर जाके जो ये वाला शेप इसका बनता है, तो इसमें कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, और इस क्रैक्स को ही हम लोग कहते हैं क्रेटर। ऊपर वाला स्ट्रक्चर जब ज्यादा हाइट ऊंची उठेगी, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा और उस वजह से थोड़े से क्रैक आएंगे। और क्रेटर जब एक तरीके से इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो क्रेटर के बड़े पार्ट को हम कहते हैं कॉल्डेरा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई कॉल्डेरा क्या है, तो कॉल्डेरा कंपोजिट कॉइन का अपर पार्ट्स में एक्सप्लोजन होने की वजह से बनने वाला एक स्ट्रक्चर है, जो कई बार हमें दिखाई भी देता है। और इसके एग्जाम्पल लोकटेक लेक। आप लोगों ने मणिपुर में एक लेक के बारे में सुना होगा जिसका नाम है लोकटेक लेक। और लोकटेक लेक एक तरीके से क्रेटर में थोड़ा सा एक्सप्लोजन होने की वजह से कोल्डेरा बना, और कोल्डेरा की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ गया और वहीं पे लोकटेक लेक बनी, जो मणिपुर में है। और ये
फेमस है काफी ज्यादा डांसिंग डियर के लिए। एक ऐसा हिरण पाया जाता है थोड़ा सा डांसर करता हुआ दिखाई देता है, और उसका रीजन होता है कि ये लेक जो है एक फ्लोटिंग पार्क का डेवलपमेंट करती है, और उस फ्लोटिंग पार्क में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं फुंडीज, और उस फुंडीज के ऊपर कुछ ग्रास होती है, और उस ग्रास को खाने के लिए ये डियर आता है, और जब ये ग्रास को खाता है तो साथ साथ गोल गोल घूमता है, तो इसीलिए इसे डांसिंग डियर कहते हैं। तो इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल दिखाई देता है, और सबसे हाइट वाला जो कॉर्न बनता है वो कंपोजिट कॉर्न ही होता है, जिसकी शेप की वजह से, क्योंकि एक बार लेयर एस की तो फिर दोबारा से ऊपर सिलिका, फिर एस, फिर सिलिका, फिर एस, फिर सिलिका, लेकिन ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है तो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से बाद में भी होती है। और इसको दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कॉनिकल कॉर्न, या लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, ऐसे एक तरीके से बन रहा है। जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक देखा था, उसी की तरह कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी से कंपोजिट कॉर्न का डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद अगला जो हमारा होता है थर्ड वाला, जिसे हम कहते हैं चेरिश्ड कॉर्न। चेरिश्ड कॉर्न में क्या होता है, जो ये पाइप है जिसके थ्रू इनको फ्यूल मिल रहा है, ये पाइप में जब प्रेशर पड़ता है तो इस प्रेशर की वजह से कई बार ये डिवाइड हो जाती है। जैसे मेन जो फ्यूल है वो नीचे से ही आ रहा है, और यहां से फ्यूल से चीजें धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो मान लेते हैं कि ऐसे शेप में हमारा एक कॉर्न बनता जा रहा था, तो यहाँ से एक पाइप फूटी, इधर से भी एक छोटी सब पाइप निकल के आई, और इस सब पाइप की वजह से और भी पार्ट्स बनते गए। तो स्ट्रक्चर तो यही वाला था कंपोजिट कॉर्न वाला, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि सब पार्ट्स में इस पाइप पर प्रेशर पड़ा, तो ये पाइप थोड़े से सब पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और इसकी वजह से नेक्स्ट वाला जो हमारा कॉर्न है उसका स्ट्रक्चर बना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेरिसल कॉर्न या चेरिस्ड कॉर्न। ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर हमें वर्ल्ड में भी कई जगह दिखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इटली का एटना, इटली में मेडिटेरियन सी के पास आप लोगों को एटना माउंटेन दिखाई देगा, जहां पे काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, और इस एटना की वजह से काफी ज्यादा लाइट और एनर्जी हमें मेडिटेरियन सी के आसपास दिखाई देती है। और ये चेरिशल फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि इसमें पाइप पर प्रेशर पड़ा, और पाइप पर जब प्रेशर पड़ा, तो आप लोगों ने घर की पाइप भी देखी होगी, उस पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो कई बार लीक होने स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ, तो फ्यूल अलग अलग पार्ट में बट गया, तो माउंटेन या जो कॉर्न जो बना वो भी थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में बन गया, जिसकी वजह से चेस्ट कॉर्न जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये एक तरीके से एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में एक्सप्लोसिव एक्टिविटी से बनने वाले वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सीडर कॉर्न बना। सीडर कॉर्न में सिलिका की जो क्वांटिटी है वो काफी कम होती है, इस वजह से इसकी हाइट ज्यादा नहीं दिखती, बट फिर भी एक तरीके से जेंटल स्लोप में एक कॉर्न का डेवलपमेंट होता है, और इस कॉर्न की वजह से हमें एक एग्जाम्पल भी दिखे देते हैं, पैराक्वेटेन माउंटेन मैक्सिको, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। सेकंड वाला जो हमारा बनता है वो बनता है कंपोजिट कॉर्न। कंपोजिट कॉर्न में एस और साथ में सिलिका, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर बनता जाता है, और एस और सिलिका की वजह से एक दूसरे से ज्वाइंट होने की वजह से इसकी हाइट भी ऊपर हो जाती है। लेकिन कई बार
जब इसकी हाइट ज्यादा ऊंची होती है तो ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा प्रेशर की वजह से नीचे दब जाता है और वहां पर क्रेटर का डेवलपमेंट होता है। और क्रेटर जब नीचे की तरफ टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं कोल्डेरा। इंडिया में भी क्रेटर दिखाई देता है जिसका एग्जांपल लोकटेक लेक, एक और एग्जांपल महाराष्ट्र की लोनार लेक। ये दोनों एग्जांपल हमें क्रेटर की वजह से दिखाई देते हैं। थर्ड वाला जो हमारा होता है, जब मेन पाइप कई सब पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसके फ्यूल डिवीजन होने की वजह से जो वॉल्केनिक कॉन है वो भी डिवाइड होता है और उसे हम कहते हैं चेरिस्ड कॉन। और इस वजह से तीसरा जो माउंटेन है वो हमें दिखाई देता है। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है? माउंट एटना, मेडिटेरियन सी में, इटली के पास, जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी कंटिन्यूअसली कई सालों से चल भी रही है। तो माउंट एटना इस टाइप के वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अब अगला हमारा जो कौन बनता है या स्ट्रक्चर बनता है, जो पीसफुल तरीके से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसकी वजह से, उससे भी दो तीन स्ट्रक्चर हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला है प्लूगोडोम। जब डाइक हमने देखा था एक सीढ़ी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, लैंड फॉर्म होता है जो इंट्रूसिव अंदर की तरफ बनता है। एक्सट्रूसिव में डाइक का जब ऊपर की तरफ आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूगोडोम या प्लगडोम। तो डाइक का स्ट्रक्चर जब ऊपर की तरफ आ जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लूगोडोम। ये हमने डाइक का स्ट्रक्चर देखा भी था, सीढ़ी की तरह एक तरीके से होता है। तो इसका ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ आ गया, ये वाला पार्ट नीचे है, डाइक वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो ऊपर आया इसी को हम क्या कहते हैं? प्लूगोडोम। ये स्ट्रक्चर एक तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। अगला क्या होता है? एक तरीके से डोम, जो हमें पता है कि किसी भी मकबरे के ऊपर जो टॉम होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर की तरह ही दिखने वाला एक शेप वाला स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ही हमें अगला स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तो ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी जिसमें थोड़ा एसिड ज्यादा होता है उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये बस नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर किस वजह से बनता है, तो बस इतना आपको याद रखना है। तो अगला जो होता है ये भी एक डोम का ही स्ट्रक्चर है, बस इसकी शेप को देखते हुए, क्योंकि टॉम की तरह शेप लगती है तो टॉम डोम भी कह सकते हैं, और कई बार क्यूमलोडोम भी इसके लिए यूज किया जाता है। क्यूमलोडोम। और जब ये क्यूमलोडोम का ये ऊपर वाला जो पार्ट है प्रेशर की वजह से, जैसे हमने देखा था अभी कि अगले स्ट्रक्चर में जब हमने देखा कि भाई लेयर वाले कौन की वजह से अगला जो स्ट्रक्चर बना तो उसमें बहुत सारे सब पार्ट हो गए चेरिस्ड कॉन में। ऐसे ही इस डोम के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है, और इस स्ट्रक्चर में जब डिवीजन होता है, ये जो स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर में जब डिवीजन होता है कि ये वाला पार्ट और इसके ऊपर वाला पार्ट, ये एक तरीके से सब पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को ही हम एक और नाम दे देते हैं थियोलाइट। थियोलॉइड डोम। ये तीन स्ट्रक्चर हमें आगे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे इंट्रूसिव हो या एक्सट्रूसिव हो।
जिसे हम देख भी सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू। और हमने अलग अलग पार्ट में अर्थ के अलग अलग हिस्से में, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, रॉकी माउंटेन से लेकर माउंट एटना, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर ये सारी चीजें थी। अगला हमारा जो स्ट्रक्चर आता है, अगला जो यूनिट आता है वो आता है सुनामी। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर सुनामी के बारे में। तो सुनामी को भी स्टडी करने के लिए हम कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू उस चीज को समझ सकते हैं कि भाई किस स्ट्रक्चर पर सुनामी आएगा। सुनामी आने के लिए सबसे पहले जरूरी है अर्थक्वेक का आना। ये अर्थक्वेक ही वो एनर्जी है जो सी में वाटर है उसकी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करके उसकी वेवलेंथ को बढ़ाता है, और वेवलेंथ बढ़ने से जब एनर्जी थोड़ी और ज्यादा लेवल पे आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है, और जब पोर्ट की तरफ ये हाई वेव आती है तो उससे सुनामी आता है। और जापान इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जहां पे काफी ज्यादा लॉस होता है वहां के लोगों को, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक तो आता ही है। हमने देखा भी था जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि कन्वर्जेंट प्लेट, एक तरफ पैसिफिक ओशियन का पार्ट, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी वाला पार्ट, इन दोनों के बीच जब एक तरह से कन्वर्जेंस होता है तो उस वजह से नीचे वाले पार्ट में मैग्मा बाहर निकलता है, और मैग्मा के बाहर निकलने की वजह से अर्थक्वेक आता है। और ये अर्थक्वेक जब हाई इंटेंसिटी का होता है तब सुनामी आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। और सुनामी सबसे ज्यादा जापान में आती है, तो इसलिए इस वर्ड को भी कहां से लिया गया है, जापान से। जापानी लैंग्वेज का एक वर्ड है, और इनका वाट भाई सुनामी क्या है, इस डेफिनेशन के बारे में जापानी लोग कहते हैं सुनामी एक ऐसा ओशियन वेव है जो पोर्ट की तरफ आता है। ठीक है, एक ऐसा ओशियन वेव जो पोर्ट की तरफ आता है, और जिसके होने का रीजन क्या होता है, अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक है तो सुनामी है, अर्थक्वेक नहीं तो सुनामी नहीं। अगला बात आता है कि वेयर, कहां पर होता है सुनामी। तो सुनामी को समझने के लिए हमें फिर दोबारा से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही जाना होगा। तो सुनामी के लिए सबसे पहली बात इन्होंने बोला अर्थक्वेक, और हमने तीन प्लेटें यहां पढ़ी थी। डाइवर्जेंट प्लेट, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे रिजिस का डेवलपमेंट किया था, चाहे इंडियन ओशियन में हो या पैसिफिक ओशियन में हो। अगला हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट में हमने देखा ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट होता है, साथ में ही कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंट होता है, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भी होता है। और लास्ट हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्म प्लेट, जब पैरेलल एक तरीके से चलती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट। और हमने हर इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी देखा कि इसमें हर किसी में अर्थक्वेक आता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां भी प्लेटें एक दूसरे से कोई भी रिलेशन बनाती हैं या एंगेज करती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या पास में आती हैं, तो वहां पे सभी पे सुनामी आ सकती है। तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर भी अर्थक्वेक आए वहां पर सुनामी आए। उन्होंने बोला देखो अर्थक्वेक तो आया, बट अर्थक्वेक आना चाहिए पहली बात ओशियन के ऊपर, क्योंकि वहीं पे वाटर ज्यादा अवेलेबल। सुनामी में वाटर की वेव आती है, तो जहां कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो वहां पे तो ओशियन है ही नहीं, तो इसका मतलब उस प्लेट पर तो सुनामी आ ही नहीं सकती। दूसरा, डाइवर्जेंट प्लेट जब होती है ओशियनिक रिज में, वहां से बिल्कुल सेंटर में ओशियन के कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता है। और जब सेंटर में अर्थक्वेक आएगा
तो सेंटर की वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेंटर में अर्थक्वेक आ रहा है, इसलिए ये जो वेव है ओशियन की वो पोर्ट की तरफ नहीं जाएंगी, और जब पोर्ट की तरफ वेव नहीं आ जाएंगी तो उस वजह से डाइवर्जेंट प्लेट में आप लोगों को सुनामी नहीं दिखेगी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें दो या तो एक ही डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में दो प्लेट के बीच फ्रैक्शन होता है, और इस फ्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और अगर ये एनर्जी सी की तरफ रिलीज हो तो कहीं ना कहीं सुनामी आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में हमें सुनामी दिखाई देती है। और वही पैसिफिक ओशियन में जहां पर दो ओशियन प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं, और हम लोगों ने देखा भी है वहां पर जापान और फिलीपींस आइलैंड का डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर हमें दिखाई देता है कि कैसे सुनामी आई और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा। 2004 की सुनामी हमने देखी थी कि जब पैसिफिक ओशियन से अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने का रीजन क्या था, वहां पे एक वॉल्केनिक एक्टिविटी का होना, क्योंकि ये जापान और फिलीपींस वाला जो पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है, जिसे हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में भी पढ़ा था कि भाई यहाँ पर एक पैंथालासा था जिसे पैसिफिक ओशियन वैगनर जी ने कहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा होती रहती है। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ। अर्थक्वेक की वजह से ओशियन की जो वेव है वो आई, और ओशियन वेव की वजह से एनर्जी रिलीज हुई, और धीरे धीरे ओशियन वेव की जो हाइट है वो बढ़ती रही, और हाइट बढ़ने की वजह से जब ये पोर्ट की तरफ पहुंची तो इन लोगों ने काफी ज्यादा तबाही मचाई, और इससे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। और ये सुनामी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सुनामी थी अभी तक जो आई है सुनामी, उसमें सबसे बिगेस्ट, जो पैसिफिक ओशियन से आसियान कंट्री को क्रॉस करते हुए इंडिया के पार्ट में पहुंची। एक और बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई वेव लेंथ होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज होती है। जब भी आप देखेंगे कि भाई ओशियन वेव जो चलती है, तो जैसे जैसे वेव लेंथ कम होगी, जब आप आओगे पोर्ट के पास तो धीरे धीरे वेव लेंथ कम होती जाएगी, और इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज होगी क्योंकि एनर्जी है, और हाइट इंक्रीज होगी तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहां पे पड़ेगा, पोर्ट के पास। ओशियन के बीच में अगर कोई शिप होगा तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीजन कि शिप के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा सरफेस है और ओशियन काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो थोड़ा सा हलचल तो होगी लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो कोस्ट के पास होंगे उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। कोस्ट के पास चाहे बिल्डिंग हो या कोई शिप हो, उसे सुनामी काफी ज्यादा ऊपर और नीचे करेगी, और उस वजह से वहां पर डिजास्टर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये डिजास्टर कई बार बड़े लेवल पे हो जाता है, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। ऐसा हमने देखा भी है, जापान में तो अक्सर हम लोग देखते ही रहते हैं, तो इंडिया में तो हमने देखा ही है। ठीक है, तो ये सुनामी के बारे में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो यही पूछा जाता है कि भाई सुनामी होता क्या है, और साथ में किस प्लेट पर सुनामी आएगा। तो पहली बार डाइवर्जेंट प्लेट पर नहीं आएगा क्योंकि ओशियनिक रेंज का डेवलपमेंट होता है, अर्थक्वेक भी उतने लेवल का नहीं होता, साथ में पोर्ट के पास भी चीजें नहीं जाती। कन्वर्जेंट प्लेट में जहां पर दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे वहां पर भी सुनामी नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो वहां पर ओशियन वाटर नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। दूसरा, कॉन्टिनेंट और ओशियन के पास
क्योंकि डायरेक्ट जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फोल्डेड माउंटेन का डेवलपमेंट होता है, जो कि कॉन्टिनेंट के कोस्ट पे होता है। तो अर्थक्वेक ज्यादातर कहाँ आता है? कॉन्टिनेंट के कोस्ट पर। तो वहां पर भी सुनामी आने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखा। दूसरा जो पार्ट होता है कन्वर्जेंट का, तीसरा पार्ट, जहाँ पे दो ओशियन प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही है, जहां पर जापान और फिलीपींस आइलैंड का डेवलपमेंट हमने देखा। तो वहां पर एनर्जी डेवलप है, साथ में ही ओशियन के अंदर एनर्जी डेवलप है, और साथ में ही वहां पे पास में कोस्ट भी है जापान का और फिलीपींस का। तो इस वजह से वहां पर सुनामी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिलता है। जापान और इस वाले एरिया में सुनामी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगला जो ट्रांसफॉर्म प्लेट है, उसमें जब दो प्लेटें या तो एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो उस वजह से फ्रैक्शन क्रिएट होता है, और जब ये फ्रैक्शन ज्यादा होता है और खासकर ओशियन के पास होगा और पोर्ट के उसके पास नजदीकी होगा, तो वहां पर भी सुनामी आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। मतलब दो कंडीशन में सुनामी आ सकते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्म प्लेट में और कन्वर्जेंट प्लेट के ओशियन ओशियन कन्वर्जेंट प्लेट में, यहाँ पर सुनामी आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इसका इम्पैक्ट काफी बड़े लेवल पे होता है, कई बार ये डिजास्टर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सुनामी के बारे में था। आगे हम कुछ स्ट्रक्चर जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के। देखो, साथ में ही आपको जो भी ये चीजें देखनी है मिनरल्स कि आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आप फोटो देखना चाहो तो आप मैप में देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ सुनामी आएगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये वाला पार्ट, जो जापान और इधर वाला पार्ट हमने देखा, यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनामी आने की पॉसिबिलिटी होती है, और इसी से एक बार पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन की तरफ सुनामी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। आज हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका का मैप हम लोग देखेंगे। तो नेहा जी, आपके पास मैप का है ना बुक? नहीं, एटलस है आपके पास या नहीं है? है सर। ठीक है, तो एटलस आप निकाल लो और उसमें नॉर्थ अमेरिका हम थोड़ा घूमने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मेरा पेज नंबर 83 है, आप उसमें देखो, आपके उसमें होगा। तो नॉर्थ अमेरिका में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, इधर वाला पार्ट, ये है अलास्का। आप साथ में लिखते भी जाना ये पॉइंट, जिससे आप लोग खुद भी एक तरीके से घूम सको। अलास्का ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट है। अलास्का अभी किसका पार्ट है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद आपको दिखेगा कनाडा सेकंड नंबर पे, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपको यूएसए दिखेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई पहले अलास्का वो भी यूएसए का, फिर बीच में कनाडा वो दूसरा कंट्री, और फिर उसके बाद यूएसए। वो ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो साथ वाले देश थे, जब उन्होंने एक्सिस पावर को हराया, जापान को भी हराया, साथ में जर्मनी को भी हराया, तो दो सुपर पावर बन के उभरी। डिक्लाइन हुआ यूके का और साथ में यूरोपियन कंट्रियों का, और एमरजेंस हुआ दो पावर का, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसे आजकल हम जानते हैं रसिया के नाम से। ये दो सुपर पावर बनी। इन दोनों के बीच वॉर जीतने के बाद
वर्ल्ड में अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए एक तरीके से कोल्ड वॉर चला। पैसे रिलेटेड लेकिन शांति से ही, थॉट के लेवल पे। यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म को। इसको लेकर दोनों में डिवीजन था और इसी पॉलिसी के थ्रू यूएसएसआर ने एक अपना कैंपेन चलाया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में लगभग 1979 के आसपास इन्होंने अफगानिस्तान टेरिटरी पे कंट्रोल किया। इसके जवाब में यूएसए और यूरोपियन कंट्री ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में एक ग्रुप को डेवलप किया, कुछ यूथ लोगों को डेवलप किया, जिसे हम जानते हैं तालिबान के नाम से। ठीक है, अभी भी अफगानिस्तान पर तालिबान, जिसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कहते हैं, वो रूल करता है। इन्होंने इसके खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ इसको खड़ा किया और जब ये खड़ा हुआ तो यूएसएसआर को लगा कि भाई अफगानिस्तान में बहुत सारे रिसोर्स हैं, अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें तो हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलेगा। उसमें गोल्ड है, गैस है, ऑयल है, लिथियम है, थोरियम है, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। लेकिन ये लोग ये वार जीत नहीं पाए और यहाँ पर एक तरीके से फ्रंट पर वार नहीं हुआ, छिप कर वार हुआ, जिसे हम कई बार कहते हैं, जैसे शिवाजी करते थे औरंगजेब के खिलाफ। ऐसे ही अफगान के इस तालिबान स्टूडेंट ग्रुप ने इनके साथ छिपके वार किया और इनको हथियार प्रोवाइड किए यूएसए और उनके सपोर्टिंग नेशन। फिर उसके बाद इसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई यूएसएसआर की और 90 तक इतनी हालत खराब हो गई कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन तक हो गई और इसमें से बहुत सारी लगभग 15-16 कंट्रियां बनी। और इसी बीच जब इन्हें पैसे की जरूरत हुई तो इन्होंने यूएसए को अपना एक पार्ट बेच दिया, जिसका नाम था अलास्का। शुरुआत में इन्हें लगा अलास्का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, बस बर्फ तो जमी है। बाद में पता चला अलास्का में ऑयल भी है, अलास्का में कोल भी है। ये यूएसए ने जब एक तरीके से स्टडी किया तब उन्हें सारी चीजें पता चला और साथ में स्ट्रेटेजिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलास्का तब से यूएसए का पार्ट हो गया। उसके बाद आपको कनाडा दिखता है। कनाडा के साथ इंडिया के वैसे ठीक रिलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है खालिस्तान के इशू को लेकर। यहाँ पर पंजाबी लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं और कई बार खालिस्तान मूवमेंट जो एक तरीके से डिमांड करता है पंजाब को इंडिया से अलग करने की, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की, लेकिन इंडिया कनाडा को इस चीज का जवाब देता है और इसी वजह से हम इनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उस लेवल तक नहीं ले जाते जहां ले जाना चाहिए। ओके, एक बार 2019 में कनाडा के पीएम आए अपने बच्चों के साथ, लेकिन हमारे पीएम ने, प्रेसिडेंट ने या हमारी गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ। बस वो आए, आगरा देखे, रेड फोर्ट देखे और मीडिया को भी बोला थोड़ा कवरेज कम करना। एक तरीके से उन्हें थोड़ा फील कराना था कि आप लोग खालिस्तान का अगर सपोर्ट करोगे तो हम लोग आपको एक तरीके से सपोर्ट नहीं। तो उसके बाद से ही कनाडा और इंडिया के बीच वैसे रिलेशन अच्छे हैं, बस खालिस्तान के इशू को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहता है। और ऊपर से कनाडा बोलता है भाई हम क्या करें, हमारी कैबिनेट में ही इतने पंजाबी लोग आ गए हैं, तो वहां पे वो सारी चीजें चलती हैं। अभी भी इन लोगों ने इंदिरा गांधी जी का, जो हमारी पीएम थी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था, उसे एक जश्न की तरह मनाया था कनाडा में। उसके ऊपर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा विरोध किया इनका कि भाई ऐसे कैसे आप किसी को रैली निकालने दे सकते हो। तो ये सारी ऑब्जेक्शन भी हम लोग उनको उठाते रहते हैं। और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। आप जब ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाओगे कनाडा के, तो वहां पे आपको ओटावा दिखेगा, इधर साइड आपको ओटावा। और इसके पास में ही एक और फेमस शहर दिखेगा जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक फेमस शहर है
और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू जब सब लोगों को पता चला, अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, तो एक चीज पता चली कि भाई ओजोन होल हो रहा है, साथ में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके यूज को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, और इसमें कुछ गैस को बैन किया गया, जैसे HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इस चीज का हम लोग यूज नहीं करेंगे अब। तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस कम निकलेंगी, और ग्रीन हाउस गैस कम निकलेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बहुत सारी ऐसी गैसेस हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में, एसी में, इसमें भी बहुत सारी गैसेस ऐसे यूज करते थे, फ्लोरीन। तो इसको भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू बैन किया गया, और इंडिया भी इसमें एक पार्टनर है। तो इंडिया ने भी अच्छा काम किया, और ये ऐसी ट्रीटी है जिसके लगभग 100% गोल को सारे देशों ने अचीव भी किया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, जो कनाडा की कैपिटल में आता है। ठीक है, उसके बाद आपको मेनलैंड यूएसए दिखेगा, और इसके ईस्टर्न कोस्ट की साइड ही आपको, जहाँ पे आप पैसिफिक अटलांटिक ओशियन देख रहे होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, वहीं पे यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी दिखेगी, वॉशिंगटन डीसी, जो यहाँ के बहुत फेमस एज ए नेशन मेकर है, जैसे हमारे महात्मा गांधी है, उन्हीं के नाम पे इनकी देश की कैपिटल बनी वॉशिंगटन डीसी। यूएसए का जो पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहले ये लोग भी इंडिया की तरह ही एक तरीके से कॉलोनी थे ब्रिटेन के, और यहाँ पर छोटी छोटी 13 किंगडम एक तरीके से रूल करती थी, जैसे इंडिया में था। एंड 13 किंगडम को एक बात समझ आई, अगर हम साथ नहीं होंगे तो हम लोग कोई और रूल करेगा। तो इसलिए इन्होंने मिलकर इन 13 किंगडम ने एक देश का डेवलपमेंट किया, जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसीलिए आप देखते हो यहाँ पे जो मॉडल है वो है फेडरल मॉडल। फेडरल मॉडल की खासियत डिवीजन ऑफ पावर, कम से कम 2 पिलर के बीच। और यहाँ पर स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यहाँ का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, हमारे यूपी की तरह, वहां की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। तो आप लोग एक तो कैलिफोर्निया के सिटीजन होंगे, और दूसरा यूएसए के सिटीजन होंगे। वो सारी चीजें इसलिए उन्होंने कुछ पावर तो फेडरल को दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस की, सिक्योरिटी को देखने की, करेंसी छापने की, लेकिन बहुत सारी पावर अपने पास भी रखी। तो ऐसे यूएसए का मॉडल एक तरीके से तैयार हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और दूसरा प्रेसिडेंट सिस्टम। प्रेसिडेंट सिस्टम फेडरल सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ऐसे यूएसए का डेवलपमेंट हुआ। और वॉशिंगटन के पास में ही आपको एक और शहर दिखेगा जो इनका फाइनेंशियल कैपिटल है, न्यूयॉर्क। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल जैसे मुंबई है, ऐसे ही यूएसए का फाइनेंशियल कैपिटल ईस्ट कोस्ट साइड ही वॉशिंगटन डीसी से बस थोड़ा सा पास में न्यूयॉर्क दिखेगा। और न्यूयॉर्क इनका फाइनेंशियल हब है। यहीं पर इनका, जैसे हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनका फेडरल बैंक है। यहीं पे इनका, जैसे हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें करता है, ऐसे ही इनका करता है। हमारा फैशन इंडस्ट्री मुंबई में, इनका भी फैशन इंडस्ट्री न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जैसे हमारी मुंबई में पाई जाती है। तो न्यूयॉर्क काफी ज्यादा फेमस एक शहर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और इनके वेस्टर्न कोस्ट साइड आप देखोगे सैन फ्रांसिस्को आपको दिखेगा, और इसी एरिया में इनकी सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसी का पार्ट, इनकी सिलिकॉन वैली जो आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली यहाँ पे बेंगलोर में, वो भी आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये यूएसए के बारे में हुआ। और उसके नीचे
एक देश दिखेगा जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको बॉर्डर लगाता है यूएसए से। इस मैक्सिको अभी डेवलपिंग कंट्री है और यूएसए डेवलप कंट्री है। तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यूएसए पहुंचते हैं। इस वजह से यूएसए को थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो इसीलिए जब इनके यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प बने तो उनके इलेक्शन का एक मुद्दा यही था कि मैं मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे एक वॉल बनाऊंगा, एक दीवार बनाऊंगा, जिससे मैक्सिको सिटीजन हमारे यहाँ ना आ सके। तो ये सारी बातें ट्रम्प जी ने उस टाइम पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैक्सिको के यहाँ से जो लेबर आती है उससे यूएसए के बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है और यूएसए की जो लेबर है उसकी कॉस्ट काफी हाई होती है। और मैक्सिको के नीचे आप जब जाओगे तो वहां पे आपको कुछ छोटे छोटे देश भी दिखेंगे। जैसे पहला दिखेगा गुटेमाला, इसका कैपिटल है गुटेमाला सिटी। इधर देखोगे आप मैक्सिको से नीचे ये वाला पार्ट अलास्का, ये कनाडा, इधर वाला पार्ट यूएसए, इधर आपको न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी, इधर आपको ओटावा और यहीं पे मॉन्ट्रियल। इधर की साइड जब आओगे आप मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी, ये इनकी कैपिटल है। और यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं। पहला देश मिलेगा गुटेमाला, जिसकी कैपिटल भी गुटेमाला सिटी है। दूसरा इधर बेलिस, उसके बाद नीचे आप जाओगे एल सेल्वाडोर, छोटा सा देश लेकिन एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा प्यार करता है। और ये पहला देश है जिसने सन स्क्रीन को बैन किया अपने देश में। सन स्क्रीन मतलब क्रीम में बहुत सारी ऐसे यूज की जाती है जिनसे थोड़ी सी चमक आती है, और इसमें लेड यूज होता है। उसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम को काफी ज्यादा लॉस होता है, तो इन्होंने उस सन स्क्रीन को बैन कर दिया। तो पहला एक कंट्री बना एल सेल्वाडोर सनस्क्रीन को डेवलप बैन करने वाला, जो नॉर्थ अमेरिका है। तो इसके बारे में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इधर जो है होंडुरस, ये भी एक छोटा सा देश है। उसके बाद निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, और उसके बाद पनामा। पनामा आपने सुना होगा, पनामा कैनाल। पहले जब पनामा कैनाल नहीं थी तो यूएसए से यूरोप की तरफ जाने के लिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारा घूम के आना पड़ता था, या फिर ऊपर से यहाँ पर बेरिंग स्टेट से जाना पड़ेगा। लेकिन बेरिंग स्टेट में ठंड बहुत ज्यादा है, आइस जमी रहती है, और उसकी वजह से वहां से निकलना काफी मुश्किल है। कई बार शिप अगर आइस से टकरा गया तो शिप भी टाइटैनिक की तरह डूब सकता है। तो वहां पर डेंजर होता है, थोड़ा खतरा होता है। तो ये इनका थोड़ा सा फिजिकल मैप है। इधर कुछ छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखेंगे। क्यूबा, ये एक सोशलिज्म कंट्री, और यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्यूबा क्राइसिस। क्यूबा की वजह से मिसाइल क्राइसिस हुए थे। हुआ क्या, क्यूबा के जो हीरो थे जिन्होंने फ्रीडम दिलवाई, फिदेल कास्त्रो, एक रिवॉल्यूशनरी टाइप के व्यक्ति थे। तो उसने अपने देश में सोशलिज्म मॉडल को प्रमोट किया। और क्यूबा यूएसए के जस्ट पास में पड़ता है। तो यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई हमारे पास में हमारा जो दुश्मन है यूएसएसआर, उसकी आइडियोलॉजी का एक देश है। और इस पर प्रेशर बनाने के लिए यूएसए ने अपने शिप भेजे क्यूबा में, और इनको थोड़ा सा डराया, धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं डरे और इन्होंने यूएसएसआर को बुला लिया। तो जवाबी के लिए यूएसएसआर ने कुछ मिसाइल क्यूबा में रख दी और बोला इसका चेहरा, फेस जो है यूएसए की साइड करो। इस बात से यूएसए को ऑर्डर लगा। तो उसके बाद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, ऐसे लगा कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर बम की जो शुरुआत है वो हो जाएगी और वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। सबमरीन से लेकर सारी चीजें सबकी एक्टिव हो गई। और यहीं पे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, इस वार वाली सी सिचुएशन में ही यूएसए की एक सबमरीन जो न्यूक्लियर बम लेके जा रही थी, उसका कनेक्शन उसकी कंट्री से टूट गया। वो सबमरीन थोड़ी सी नीचे चली गई। तो उन्हें लगा कि कहीं वार तो नहीं हो गया।
तो उसके जो चीफ थे, हेड थे उस सबमरीन के, उन्होंने बोला कि हमें न्यूक्लियर बम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो सेकंड ऑफिसर थे उन्होंने बोला सर, अभी चाहे वार शुरू हुआ या ना हुआ, लेकिन हमने अगर न्यूक्लियर बम अभी छोड़ दिया ना तो वार जरूर शुरू हो जाएगा और फिर काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी। हमें वेट करना चाहिए मैसेज का, रिप्लाई का, और हमारा जब कनेक्शन जुड़ेगा तो उसके बाद देखते हैं। तो इसी वजह से फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, यूएसएसआर के भी प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। ट्रस्ट के लिए यूएसएसआर यूएसए ने ट्रीटी साइन की। इसमें यह था कि भाई एक दूसरे के एरियल व्यू हम लोग ले सकते हैं कि कहीं हम लोग युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे, आप हमारे एरिया में आ जाना, हम आपके एरिया में आ जाएंगे। तो उसके बाद एक क्यूबा क्राइसिस जो है खत्म हुआ और पीस एक तरीके से मेंटेन हुई। कुछ टाइम तक कम से कम इस वॉर को होने से रोक पाए और फिर वॉर की सिचुएशन नहीं बनी। और दोनों देशों को ये बात बताती कि भाई न्यूक्लियर बम दोनों के पास है, तो लॉस दोनों को होने वाला है अगर न्यूक्लियर वार होगा तो। फिर इस क्यूबा के पास में ही छोटे से देश भी दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर फ्लोरिडा के पास, यहाँ पर द बहामास, ये एक छोटा सा देश है। उसके बाद हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और इधर छोटा सा बहुत वेस्ट इंडीज, इधर जमाइका। ये कुछ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और ऊपर आपको ग्रीनलैंड ये वाला पार्ट दिखेगा, जहां पर बहुत सारे ट्राइब लोग रहते हैं, डेनमार्क का पार्ट है। और अभी भी ये लोग एक घर बनाते हैं जिसका नाम है इग्लू, बर्फ से बना हुआ घर, तो वो इस ग्रीनलैंड में ही दिखता है। और यहाँ पर ट्राइब रहती है, इग्लू ट्राइब, उसी के नाम पर उस घर का नाम है इग्लू। तो ये सारी चीजें हमने पॉलिटिकल मैप एक तरीके से देखा नॉर्थ अमेरिका। अब हम थोड़ा सी के रास्ते से जाएंगे और देखेंगे भाई यहाँ पे सी पे क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको अलास्का के पास दिखेगा ब्यूफर्ड सी, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका। उससे आगे की तरफ जाओगे तो आपको देखेगा लेब्राडोर सी, और यहाँ पर हम एक कोल्ड करंट देखेंगे। और लेब्राडोर सी के पास जो कोल्ड करंट पाई जाती है, इसकी वजह से इस एरिया में आइस जमा हो जाती है सी के सरफेस पे। और आइस की खासियत 9/10 पार्ट डीप में रहता है और 1/10 पार्ट ऊपर रहता है। और यहीं पर यूरोप से यूएसए की तरफ, कनाडा की तरफ आने के लिए टाइटैनिक, जो आपने सुना होगा, एक शिप चला था और उसको समझाया गया था कि लेब्राडोर सी के आसपास बहुत सारी आइस है, तो आप अभी मत आओ। लेकिन उसने बात नहीं मानी, वो आ गया। फॉग यहाँ पे ज्यादा था, उनको पहले आइस दिखी नहीं, और जब तक आइस दिखी तब तक आइस नीचे थी शिप के, और उस आइस ने उस शिप के जो नीचे वाले पार्ट था उसको ब्रेक कर दिया और फिर टाइटैनिक डूब गया। तो टाइटैनिक इस लेब्राडोर सी के आसपास ही डूबा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें। आगे जब आप आओगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सरगेसो सी, यहीं पर आपको दिखेगा बर्मुडा ट्रायंगल। सरगेसो सी और बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ज्यादा स्टेबल वाटर वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, विंड भी नहीं चलती, और इस वजह से शिप को यहाँ से जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है, ये एक तरीके से ब्लैक होल है हमारी अर्थ का। अगर कोई प्लेन थोड़ा सा बर्मुडा ट्रायंगल में नीचे जाता है तो बर्मुडा ट्रायंगल उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, और उसका रीजन इसका ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए मना किया जाता है, जब भी कोई प्लेन बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास आता है तो उससे मना किया जाता है कि आप थोड़ा नीचे मत होना। और साथ में ही यहाँ पर कम्युनिकेशन भी काफी ज्यादा वीक हो जाता है, और यहाँ पर कुछ भी चीजें काम नहीं करती, और बहुत सारे प्लेन यहाँ पे गिरे भी, शिप भी गिरे, और अभी तक हमें पता भी नहीं चला कि वो शिप कहाँ गए, कैसे गए। हम लोग खोजते रहे, लेकिन एक चीज हमें पता चली कि यहाँ पे ऐसा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस एरिया से हमें बचे रहना चाहिए। इसीलिए सरगेसो सी में स्टेबल वाटर है बहुत सालों से,
इसलिए वहां पे सैलिनिटी काफी ज्यादा होती है, और सैलिनिटी में बहुत सारे जो एनिमल हैं वो रहने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इसके पास ही जब शिप आते थे यूरोप से, तो वो शिप को आने में यहाँ से बहुत दिक्कत होती। पहले मोटर तो था नहीं, अपने हाथ से ही चला के आते थे या और कुछ चीजें यूज करते थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और यहाँ पर वो घोड़े बेचने के लिए दूसरे एरिया में जाते थे, हॉर्स ट्रेड के लिए। तो कई बार इन लोगों को अपने जो घोड़े थे वो समुद्र में ही फेंकने पड़ते थे, जिससे शिप का जो वेट है वो कम हो जाए। इसे इसलिए इसको हॉर्स लाइन भी कहते हैं कई बार, कि भाई ये वाली लाइन क्या है, हॉर्स लाइन है। घोड़ों को फेंकना पड़ता था जब यहाँ से निकल। नीचे आप देखोगे इधर कैरेबियन सी, और आपने सुना होगा कैरेबियन पावर वेस्ट इंडीज की टीम के लिए काफी ज्यादा बोला जाता है। तो ये कैरेबियन सी की वजह से कैरेबियन पावर के नाम से जाना। और फिर उसके बाद आप पनामा कैनाल से गल्फ ऑफ पनामा में आओगे, ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट। इससे होते हुए आप कैलिफोर्निया, पैसिफिक ओशियन, और फिर उसके बाद बेरिंग सी, ये भी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जो दो सी के पार्ट को लिंक करता हो और जो लैंड के पार्ट को अलग करता हो। तो बेरिंग स्ट्रेट यूएसए के अलास्का को यूएसएसआर के एशिया वाले पार्ट से अलग करता है, और जोड़ता है बेरिंग सी को ब्यूफर्ड सी से। ये एक तरीके से लिंकिंग चेन क्रिएट करता है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे कौन कौन से माउंटेन, कौन कौन से मिनरल्स यूएसए में पाए जाते हैं, या कई बार हमसे मैच फॉलोइंग करने के लिए पूछा जाता है। बहुत सारी ग्रास भी यहाँ पे पाई जाती हैं, आपने सुना होगा पंपास, कंपोज, वो भी हम देखेंगे। रॉकी माउंटेन भी देखेंगे। तो वो पार्ट हमारा अगली क्लास में होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेहा जी मैप दिखा आपको?